हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम विलयन के लिए परासरण दाब का नियम पढ़ेंगे और इन नियमों की सहायता से विलयन के लिए हम वान हाफ समीकरण बनाएंगे। परासरण दाब के नियम विलयनों के लिए उसी प्रकार हैं जिस प्रकार से गैसों के लिए गैसीय नियम है। यहाँ पे हम परासरण दाब के 3 नियमों को पढ़ेंगे। पहला है बॉयल वान हाफ नियम, सेकेंड है चार्ल्स वान हाफ नियम और थर्ड है अवोगाद्रो वान हाफ नियम। चूँकि गैसीय नियम को हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इनसे कंपेयर करके हम परासरण दाब के नियम को आसानी से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे पाते हैं कि जो पहला गैसीय नियम है बॉयल का नियम, ये नियम बॉयल वान हाफ नियम के समतुल्य है। तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पे गैस का जो दाब होता है, गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बॉयल का नियम गैस के लिए दिया गया है और चूँकि परासरण दाब का नियम विलयन के लिए दिया गया है, तो हम देखते हैं कि विलयन के लिए दाब की जगह पे हम यहाँ पे परासरण दाब का उपयोग करेंगे, जिसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से विलयन के बॉयल वान हाफ नियम को हम लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर यानी स्थिर टी टेम्परेचर को दिखा रहा है, तो पाई समानुपाती हो जाएगा परासरण दाब समानुपाती 1/v, या फिर अब ये कह सकते हैं कि पाई व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा v के। यानी बॉयल वान हाफ नियम को हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर V उस आयतन को दिखाता है जिसमें विलयन का 1 मोल उपस्थित होगा। अब इसी नियम को हम एक दूसरे रूप में दिखाएंगे जो कि इससे बेटर होगा। चूँकि हम जानते हैं कि सांद्रता या मोलर सांद्रता का सूत्र होता है सांद्रता C मोलों की संख्या यानी N है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। तो चूँकि अगर इस फॉर्मूले का यूज़ हम यहाँ पे करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विलयन है उस विलयन में V वो आयतन है जिसमें उसका विलयन का 1 मोल होगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि मोलों की संख्या जो है यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो N की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1/v जो है यहाँ पे C सांद्रता को दिखाएगा। तो यानी हम 1/v की जगह C भी यूज़ कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे 1/v C है, इसलिए अगर 1/v हम यहाँ पे C रखेंगे तो हम पाएंगे कि पाई समानुपाती 1/v हो जाएगा। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि स्थिर ताप पे हो रहा है, इसलिए अगर इसे हम शब्दों में लिखें तो ये हो जाएगा स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब यानी पाई उसके सांद्रता यानी C के समानुपाती होता है। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे चार्ल्स वान हाफ नियम। यहाँ पे हम पाते हैं कि जो चार्ल्स वान हाफ नियम है, ये नियम गैसों के लिए दिए गए चार्ल्स नियम के समतुल्य है। तो चार्ल्स का नियम है कि स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। तो चूँकि चार्ल्स वान हाफ नियम विलयन के लिए है, तो यहाँ पे हम आयतन की जगह पे सांद्रता वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर आयतन की जगह सांद्रता में इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया था, क्योंकि विलयन के लिए आयतन की जगह सांद्रता वर्ड यूज़ करना ज़्यादा बेहतर था। तो इसलिए यहाँ पे भी हम आयतन की जगह सांद्रता C को ले लेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर आयतन स्थिर है, तो चूँकि हम जानते हैं कि C होता है 1/v, तो अगर V स्थिर है तो 1/v भी स्थिर हो जाएगा, यानी C का मान भी इस कंडीशन में स्थिर रहेगा जब आयतन स्थिर होता है। और यहाँ पे हम दाब की जगह पे परासरण दाब का उपयोग करेंगे जब हम विलयन के लिए लिखेंगे। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा कि स्थिर सांद्रता पर परासरण दाब पाई समानुपाती होगा ताप T के। यानी चार्ल्स वान हाफ नियम के लिए हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। तीसरा और लास्ट नियम है अवोगाद्रो वान हाफ नियम। ये नियम गैसों के लिए दिए गए अवोगाद्रो नियम के समतुल्य है। तो अवोगाद्रो का नियम है कि अगर हम 2 गैसें लेते हैं और उन गैसों के ताप और आयतन को अगर हम समान रखते हैं, तो दोनों गैसों के जो मोलों की संख्या होगी वो भी समान होगी। तो अगर इस नियम को हम विलयन के लिए अवोगाद्रो वान हाफ नियम के रूप में लिखना चाहते हैं,
तो यहाँ पे हम सब चीज़ सेम लिखेंगे, बस गैस की जगह पे विलयन लेंगे और यहाँ पे जो आयतन है, आयतन की जगह पे हम सांद्रता वर्ड यूज़ करेंगे। यानी इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि यदि दो विलयनों के ताप व सांद्रता को समान रखा जाए तो उनके मोलों की संख्या भी समान होगी। तो यही अवोगाद्रो वान टॉफ नियम है। तो यहाँ पे जो हमने परासरण दाब के नियम पढ़े हैं, अब उसी नियम की सहायता से हम यहाँ पे वान टॉफ समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे हम पाएंगे कि विलयन के लिए वान टॉफ समीकरण उसी प्रकार का है जिस प्रकार गैसों के लिए गैसीय समीकरण है, जो कि PV=nRT के इक्वल है। तो यहाँ पे हम ये समीकरण को बनाएंगे तो देखेंगे कि ये समीकरण भी कुछ इसी प्रकार का होगा। वान टॉफ समीकरण को बनाने के लिए हम दो परासरण दाब के दो नियम, बॉयल वान टॉफ नियम और चार्ल्स वान टॉफ नियम का यूज़ करेंगे। बॉयल वान टॉफ नियम के अनुसार स्थिर ताप पर परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है और चार्ल्स वान टॉफ नियम के अनुसार स्थिर सांद्रण पर परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। अब इन दोनों समीकरणों को हमने 1 और 2 नाम दे दिया है। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 से देखें तो दोनों ही हम देख रहे हैं कि परासरण दाब के समानुपाती हैं, इसलिए दोनों को हम मिला सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को मिलाने पे हम लिख सकते हैं कि पाई समानुपाती हो जाएगा CT के। अब हम देख रहे हैं कि समानुपाती साइन को हटा के हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, लेकिन इक्वल का साइन लगाने के लिए यहाँ पे हमें एक नियतांक को लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नियतांक लगाया जाता है उसका मान जो होता है गैसीय समीकरण में जो यहाँ पे नियतांक यूज होता है, जिसको हम गैसीय स्थिरांक कहते हैं, उसके बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे भी हम इसी नियतांक का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे जो हम नियतांक लगाएंगे वो R होगा और गैसीय स्थिरांक उसको हम कहते हैं। तो पाई हो जाएगा CRT। यहाँ पे हमने R आगे ना लगा के बीच में लगा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण मिल जाएगा जो कि वान टॉफ समीकरण कहलाएगा। अब इसको और हम अच्छी तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि C जो है यहाँ पे सांद्रता को दिखा रहा है, और इससे पहले हमने सांद्रता के लिए सूत्र देखा, मोलर सांद्रता C होता है विलय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा पाई C की जगह हो जाएगा N/V/RT, या फिर अगर हम V को उस साइड भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा पाई V/nRT। तो हम देख रहे हैं कि ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है ये समीकरण गैसीय समीकरण के ही तरह का है, बस इसमें हम देख रहे हैं कि दाब की जगह P की जगह परासरण दाब हमें प्राप्त हुआ है। इस समीकरण को ही हम वान टॉफ समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण की सहायता से हम विलय के अणु भार की भी गणना करेंगे। इसके लिए हमने समीकरण को यहाँ पे लिख लिया है पाई V/nRT, जहाँ पे n जो है विलय के मोलों की संख्या है। तो चूँकि मोलों की संख्या का सूत्र है द्रव्यमान बटे में अणु भार, इसलिए विलय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का अणु भार। यानी फॉर्मूला मिल जाएगा पाई V यहाँ पे मान लेते हैं कि विलय का द्रव्यमान w है और उसके अणु भार को हम m से दिखाते हैं और यहाँ पे नीचे विलय भी लिख लेते हैं और /RT हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम विलय के अणु भार के लिए सूत्र ज्ञात करना चाहें तो इसको हम इस साइड भेज देंगे और पाई V को हम इस साइड लेते आएंगे। तो इस प्रकार से हमें एक समीकरण मिल जाएगा जिस समीकरण की सहायता से हम विलय के अणु भार की गणना कर सकते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं शॉर्ट में, समपरासरी, अतिपरासरी और न्यून परासरी विलयन। सबसे पहले हम देखते हैं समपरासरी विलयन। तो मान लीजिए हमने 2 विलयन लिया हुआ है, जिसमें से पहले विलयन का परासरण दाब पाई 1 है और दूसरे विलयन का परासरण दाब पाई 2 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि दोनों विलयनों का जो परासरण दाब है अगर वो बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों विलयन जो होंगे ये समपरासरी विलयन कहलाएंगे। और उसके बाद है अतिपरासरी विलयन। तो अगर हम देखते हैं कि 2 विलयन लिया जा रहा है, एक का परासरण दाब पाई 1 है और दूसरे का पाई 2 है, तो अगर हम मान लेते हैं कि पाई 1 जो है उसका मान पाई 2 से अधिक है,
तो हम देखते हैं कि जिसका परासरण दाब अधिक होगा वो अति परासरी विलयन कहलाएगा और जिसका परासरण दाब कम होगा वो न्यून परासरी विलयन कहलाएगा।